नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, तैयारी बहुत ज़बरदस्त होगी सबकी। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग, जितने लोग हमें देख रहे हैं, जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं वो, और जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं, तो सबके लिए दुआ करता हूं कि सारे लोग 2023 में अपने लक्ष्य को हासिल करें। तो आपका जितना सहयोग, जितना आपको कोऑपरेट कर सकता हूं बेटा, उसके अकॉर्डिंग अपनी पूरा एक्सपीरियंस, अपना पूरा अनुभव इस पे लगा रहा हूं कि आपका 2023 बहुत ही खूबसूरत हो। ठीक बेटा, तो चलिए सवाल करवाने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं बेटा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। सेशन आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम उस पर सुधार करेंगे। और अगर उसके बाद भी आपको पसंद नहीं आता तो प्लीज़ आप डिसलाइक कर सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा। चलिए तो कोशिश करते हैं। आपको आज जो सेशन हम लेकर आए हैं बेटा वो संभावित प्रश्नों का है कि आगे जो एग्ज़ाम है उनमें कौन से प्रश्न जो हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, पीछे अभी 18 से लेकर अब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उस बीच में हमने सोचा कि आपके लिए संभावित प्रश्नों के ये 10 से 12 क्वेश्चन हैं जो संभावित प्रश्न हैं। आगे एग्जाम जब से शुरू होगा तो इनमें से आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा कोई ना कोई सवाल। ठीक है ना बेटा। चलिए, अच्छा इस बात का एक और थोड़ा सा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी यूट्यूबर को आप फॉलो कर रहे हो, किसी को देख रहे हो, बड़े बड़े चैनल हैं भाई, है ना, तो थोड़ा सा सोच समझ के देखिए बेटा। बहुत ज़्यादा आपसे कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन उन्हें बहुत सोच समझ के देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमने देखा कि 18 तारीख को भी एग्ज़ाम एनालिसिस कर रहे थे कि 18 को भी एग्ज़ाम है, 18 को भी एग्ज़ाम हुआ है, जबकि 18 तारीख से एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है ना। तो प्लीज़ उन्हें बहुत सोच समझ के देखिए, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बड़े चैनल हैं, उनको क्या मतलब जितना ड्रामा फैलेंगे उतना आप देख रहे होंगे उन्हें। चलिए तो बेटा सीधे हम लोग शुरुआत करते हैं सवालों से। ठीक है, पहला सवाल देखिए आपको, फर्स्ट सवाल पढ़िए बेटा। कह रहा एक दुकानदार किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचकर 20% की हानि उठाता है। ठीक है, यदि वह उस वस्तु को 1080 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, ये सवाल है। सवाल आपने पढ़ लिया होगा बेटा, बात आपको समझ में आ रही होगी। क्या पूछा आपसे? सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार है, वो किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचता है और तब उसे 20% हानि होती है। ठीक है, अब सवाल ये कह रहा है कि अब अगर वो इस वस्तु को 1080 रुपये में बेच दे तो उसे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, आपको ये बताना है। ठीक है बेटा, चलिए समझ में आ गया होगा। देखिए बेटा, कोशिश करते हैं ताकि आप बहुत आसानी से समझ पाओ। बेटा इसने ये बताइए, पहले इस वस्तु का सेलिंग प्राइस इसने कितना दिया है आपको? 720 रुपये। बोले वस्तु 720 में बेचते हैं। ठीक है ना, वस्तु 720 में बेचे। एक बात बताइए, जब 720 में बेच रहा है ना तो उसे हानि हो जाती है, हानि होती है बेटा कितने प्रतिशत? तो आपको सर कह रहा है 20% हानि होती है। इस चीज को हम ये कह सकते हैं बेटा कि अगर आप 720 रुपये में बेचते हैं, 720 रुपये में बेचते हैं तो आपको 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। इसका मतलब आप इस वस्तु को 80% में बेच रहे हैं, कह सकते हैं ना। बात आ गई मेरी समझ में? प्लीज बताइए बेटा, अगर 720 से बेचते हैं ना तो 20% की हानि हो गई, इसका मतलब 80% में वस्तु बेची गई। मैंने 720 रुपए की वैल्यू 80% है, 80% है बेटा। ठीक है ना, अगर 720 की वैल्यू 80% है तो फिर 1080 रुपए हैं आपके पास, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर 80/720 कर देते हैं और गुना कर देते बेटा 1080। ठीक बेटा, अब इसे आप सॉल्व करते बेटा, 0 से कैंसिल कर दो, 8 से काट दो बेटा, 9 हो गया, 9 से कैंसिल आउट करोगे बेटा, ऐसे 9 दूनी 18 हो गया, 0 कितना आ गया बेटा? 120%, 120%। ठीक है, अब आप यहां देख रहे हैं बेटा, ये 100 से कम लिखा था आपने, 20% हानि थी इसलिए 80 लिखा है आपने, 100 से कम लिखा आपने, यहां आप 100 से प्लस कर गए हैं, 120 हो गया, 100 से प्लस हो गया। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर यहां लाभ हो गया फिर 20% का, 20% का लाभ हो गया। यही आपका सही आंसर है बेटा, यही आपका सही आंसर है। ठीक है ना, 720 80% के बराबर है तो 1080 120% के बराबर, वो 80 है तो 20 लॉस है, ये 120 है तो 20 प्रॉफिट है।
ठीक है बेटा, आगे समझ में। चलिए अब आपने देख लिया है तो प्लीज़ अगर आपको ठीक लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए बेटा, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं आपसे कह सकता हूं कि आप भरोसा रख सकते हैं हम पे, लगातार पूरा वीडियो देखिए, जितने भी सेशन हमने करा है वो देखिए बेटा, 200% आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, बहुत ही खास होगा आपके लिए सेशन, ठीक है ना बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1050 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त करना है कि A को B और C के योग का 2/5 तथा B को A और C के योग का 3/7 प्राप्त हो। C का मान कितना है? ठीक है बेटा, पढ़ लिया होगा सबने। चलिए अब आप एक बार कोशिश कीजिए, हम बताते हैं आपको, आप खुद से समझने की कोशिश कीजिए बेटा, फिर आंसर कीजिए। अगर आप जल्दी आंसर कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए बेटा, हम देख लेते हैं बाद में आपका ये क्या आप आंसर किए बेटा। देखो सवाल कह रहा है 1050 रुपये को बांटना है कितने लोगों में, A, B और C में, 3 लोगों में 1050 बांटना है, ठीक है। ठीक कह रहा है कि A को BC के योग का, B और C के योग का, BC के योग का 2/5 प्राप्त हुआ, और B को कितना मिला, बोले B को A और C के योग का 3/7 भाग प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो बताइए C को कितना धन प्राप्त हुआ, ठीक है ना। चलिए देखो बेटा, कह रहा है कि कुल धनराशि जो ना, टोटल धनराशि बेटा 1050, टोटल रुपए है बेटा 1050। अब ये बांटना है 3 लोगों में, A, B और C में। फर्स्ट कंडीशन सवाल के अनुसार बेटा, एक्चुअली सवाल में कुछ नहीं होता बेटा, होता क्या है कि आप इस भाषा को खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए, हम आपको बता रहे हैं, आप हमसे नहीं समझिए, आप खुद से बार बार ट्राई कीजिए बेटा। खुद से अगर ये भाषा समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती मैथ में। देखो कह रहा है कि A को कितना मिला, बोले BC का 2/5। ये BC का 2/5 से क्या मतलब हुआ, A को कितना मिला, BC का 2/5। यदि BC का 5 है तो A को मिला 2। ये सवाल की फर्स्ट कंडीशन है बेटा, फर्स्ट कंडीशन में ये बोला, ठीक है। दूसरी कंडीशन कह रहा है, और कह रहा है कि B को क्या मिला, और B को क्या मिला, तो B को AC का 3/7 मिला। B को AC का 3/7, माने अगर AC को 7 मिला तो B को मिला 3 यूनिट, ठीक बेटा। ये पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन, ठीक है। यहां देखिए A, B, C तीनों हो गए बेटा, टोटल वैल्यू कितनी, 7 यूनिट है। यहां A, B, C तीनों हो गए बेटा, टोटल वैल्यू कितनी, आप कहोगे सर ये 10 यूनिट है। आप ये बताइए क्या अलग अलग रुपए बांटने हैं बेटा, नहीं बांटने हैं, रुपए तो 1050 ही बांटने हैं। यहाँ ABC को कितने मिले, 7 मिले, यहाँ ABC को कितने मिले, 10 मिले। इसका मतलब यहाँ 7 यूनिट बट रहा है या 10 यूनिट बट रहा है, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग रुपए बांटे जाएं, रुपए तो 1050 ही बांटने हैं, तो फिर यहाँ अलग ये तो नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना था, ये रुपए जो है ना धनराशि बेटा, इसे सेम कर लेते आप, ठीक है बेटा, इसे सेम कर लेते हैं। देखो अगर आप इसे सेम करते बेटा तो यहाँ 10 से गुणा कर दो, ठीक है ना, और यहाँ 7 से गुणा कर दो, ठीक बेटा। अब ये सेम हो गए। देखो यहाँ भी कुल धनराशि 70 यूनिट, यहाँ भी टोटल धनराशि 70 यूनिट, 70 ही बांटना है, ठीक है बेटा। यहाँ कितने हो गए बेटा, देखो 10 से गुणा करोगे, 10 से गुणा कर दो बेटा, यहाँ पे 7 से कर दो, कर दिया, ठीक है। अब आप जब गुणा करके लिख रहे हो ना बेटा, तो यहाँ कितना आ गया बेटा, देखो ध्यान से, ये हो गया 20, A को मिले 20, BC के कितने हुए बेटा 50, यहाँ B के कितने हुए बेटा 21, यहाँ AC के कितने हुए 49, 49, ये हो गया बेटा टोटल वैल्यू कितनी 70, ठीक बेटा, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ तक देखिए, अब कुछ नहीं करना आपको। अच्छा आप बताइए बेटा ABC में यहाँ टोटल धनराशि कितनी बांटी जा रही है, तो आप कहोगे सर 70 यूनिट बांटी जा रही, 70 को बांटना है तीनों में, 70 यूनिट बांट रहे बेटा, ठीक है ना, 70 इकाई बांट रहे हम, ठीक। और टोटल धनराशि है कितनी बेटा 1050, इसका मतलब 70 यूनिट की वैल्यू 1050 है, 70 बराबर
1050 है। तो अगर 70 यूनिट का मान 1050 है बेटा, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाल सकते हैं हम 1050, वाई 70 करोगे बेटा, 0 से 0 कैंसिल करोगे, 7 से काट दो, 7 एक 7, 7 पंचे 15, 1 यूनिट का मान 15 रुपये हुआ। ठीक है, हमसे पूछ रहा सी का बताइए। अब आप देखो बेटा, यहाँ से किसी में भी कहीं से भी देख लेते हैं आप, ये बताओ AC का कितना है, तो आप कहोगे सर AC का टोटल बना 49 यूनिट, और इसमें A का कितना है, तो आप कहोगे सर A का हो गया 20 यूनिट। तो अगर A का 20 यूनिट है ना, तो फिर बेटा C का 49 में से A का 20 हटा दो, C का 29 यूनिट बचा, 29 C का हो गया। यहां से कर लेते आप, ठीक है ना। अच्छा दूसरा देखिए, BC को कितना मिला, B और C को मिलाकर कितना यूनिट बन रहा है, तो आप कहोगे सर 50 यूनिट है। अच्छा इस BC में B का कितना है, तो B का ये लिखा है 21 यूनिट। अगर आपने BC में से B का 21 हटा दिया तो C का बच गया 29 इकाई, 29 यूनिट बच गया बेटा। बस ये C का है, ये C का है 29 यूनिट, 29 बराबर बता दो बेटा। 1 यूनिट का मान 15 है, 29 यूनिट का मान कितना होगा, तो 15 से गुणा कर दो बेटा, 15 में 135 हो गया, 13 बचे, 15 दूनी 30 और 13 हो गया 143। ठीक है, 143 रुपये। तो C का जो हिस्सा है बेटा वो है 435 रुपये। ये हो गया बेटा, आ गया होगा समझ में। चलिए अगर कोई प्रॉब्लम बेटा तो कमेंट कीजिए बेटा, ठीक है ना। इस वीडियो में नहीं, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, कंफर्म है रिकॉर्डेड वीडियो बेटा। तो इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको आपकी कोई प्रॉब्लम है उसे क्लियर कर देंगे, अगर आपको प्रॉब्लम आती तो, ठीक है बेटा। चलिए इसका डी ऑप्शन जो है ना वो राइट आंसर है बेटा, ठीक बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, बाद में एक बार फिर से पढ़िए, बाद में रिवाइज कर लीजिए वीडियो को। चलिए बेटा देखिए दोबारा से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, अगर आपको 2023 में जॉब लेनी है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। खुद को पहले तपाना पड़ेगा, तभी संभव है कि आप नौकरी ले पाओ। और ज़िंदगी बेटा खूबसूरत होगी पढ़ने से, नौकरी लेने से। सरकारी जॉब अगर मिल जाती है आपको तो आप बहुत सारी चीज़ें, लाइफ स्टाइल बदल सकती है, ठीक है बेटा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। यदि 2 गायों में से प्रत्येक को 46,735 रुपये में बेचा जाए, ठीक है ना, तथा एक पर 15% लाभ और दूसरे पर 10% हानि हुई, तो पूरे सौदे पर प्रतिशत हानि क्या होगी। ये सवाल कह रहा है। एक पर कह रहा है कि 5% लाभ हुआ और दूसरे पर 10% हानि हुई, तो पूरे सौदे पर कितने प्रतिशत हानि होगी ये बताइए, ठीक है ना। जबकि प्रत्येक को 46,775 रुपये में बेचा गया। विक्रय मूल्य प्रत्येक को कितने में, 46,775 में। इसका मतलब बेटा विक्रय मूल्य दोनों का क्या है, सेम है, विक्रय मूल्य सेम है। चलिए कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान मैथ। हम आपसे बार बार कहते हैं मैथ बिल्कुल बेटा आसान है, बशर्ते आप थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए बस। देखो बेटा कह रहा है कि 2 वस्तु सेम, 2 गाय हैं सेम कंडीशन की, ठीक बेटा। यहाँ लिख देते हैं इसका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और यहाँ लिख देते हैं बेटा इसका सेलिंग प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है बेटा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। पहली वाली गाय की क्या स्थिति है, फर्स्ट गाय की अगर हम बात करें, फर्स्ट गाय की बात करें बेटा, पहली गाय की क्या स्थिति है, तो पहली गाय को इसने 5% के लाभ पर बेचा है। पहली गाय को 5% लाभ पर बेचा है, ये पहली गाय की बात कर रहे हैं बेटा। 5% लाभ ले लो बेटा आप, 5% का मतलब कितना हो बेटा, 1/20 आप कहोगे सर। तो इसका मतलब अगर ये गाय 20 रुपए की है, इस गाय को बेच दिया 21 रुपए में, 21 में बेच दिया। ये पहली गाय की स्थिति है बेटा, 20 वाली 21 में बेच दी, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा सेकंड, दूसरी गाय की बात करते हैं। दूसरी गाय की स्थिति क्या है, उसे 10% के हानि पर बेच दिया। 10% मतलब 1/10 हुआ बेटा। मतलब अगर गाय 10 रुपए की थी तो इस गाय को बेच दिया है कितने में, हानि पर, माने 9 रुपए में। कितने बेच दिया बेटा, 9 रुपए में। कोई दिक्कत किसी को। चलिए आगे हुई मेरी बात समझ बेटा आपको। चलिए अब सवाल कह रहा है कि प्रत्येक गाय का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो 46,775 रुपए है।
माने विक्रय मूल्य प्रत्येक गाय का सेम है। यहां तो बेटा आपके यहाँ विक्रय मूल्य इसका कितना है 21 और इसका कितना है 9, विक्रय मूल्य सेम है ही नहीं, जबकि सवाल करा विक्रय मूल्य सेम है। तो हम एक काम करते, विक्रय मूल्य सेम कर लेते बेटा, ठीक है ना, विक्रय मूल्य सेम कर लेते बेटा। तो यहां गुणा कर दें 3 से और यहां कर देते हैं 7 से। ये आपको समझ लेना, आप ना करते 3 और 7 से बेटा, 9 का ऊपर 21 का नीचे, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती। तो हमने 63 कर दिया भाई, तो ऊपर 3 से गुणा किया बेटा, तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा, नीचे 7 का, तो यहाँ भी 7 से कर दिया बेटा। अब जब आप देख रहे हैं इसका सेलिंग प्राइस बेटा 63, इसका भी हो गया और इसका भी 63 हो गया, और इसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो इसका क्रय मूल्य हो गया बेटा 60 और इसका हो गया कितना बेटा 70। कोई दिक्कत? अब आप देख लो बेटा ध्यान से कि दोनों गाय की स्थिति देख रहे हैं। पहली गाय खरीदी गई थी 60 में, बेची गई 63 में, दूसरी गाय खरीदी गई थी 70 में, बेची गई 63 में। दोनों गाय का क्रय मूल्य टोटल कितना हुआ, तो आपका होगा सर टोटल 130 रुपए की दोनों गाय थी, और दोनों गाय बेची कितने में गई बेटा, तो 6 और 126 रुपए में। खरीदी थी 130 में, बेची 126 में। कितने बेच दी, 130 की खरीदी 126 की बेच दी। बताइए बेटा टोटल कितना हो गया, तो आपका होगा सर 4 रुपए का घाटा हो रहा है, इसे लॉस हो रहा है भाई। 130 की खरीदी दोनों, 126 की बेच रही दोनों, तो लॉस हो गया बेटा 4 का। 130 पर 4 का लॉस है बेटा, कितना बना देख लो, ये 0 से 0 कैंसिल करो बेटा, ये हो गया 40 बटे 13, 13 का भाग दे दो बेटा, तो आपका होगा सर 3 से ही 1/13%, 3 से ही 1/13% की हानि हो गई बेटा। बस ये हानि हो गई। बताइए कोई प्रॉब्लम है तो बेटा? नहीं, कठिन नहीं है भाई, आप भरोसा रखिए बेटा खुद पर। अगर जॉब लेनी है तो आपको खुद पर भरोसा करना ही पड़ेगा। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप आंसर कहीं ना कहीं ऑप्शन देख के इधर उधर से खींच के कर रहे हैं ना, इधर उधर से, आप समझते ना मेरी बात, मेरी लैंग्वेज समझ रहे हो भाषा बेटा, आप कहीं ना कहीं इधर उधर से कर रहे हो ना आंसर, हाँ 3 फंस गया, 4 भाग चेंज कर लेंगे, गुणा कर देंगे, तो अब देख लेंगे। देखना कुछ नहीं है बेटा। जब भी आपको प्रॉब्लम आती है, जब भी आपको लग रहा है कि मुझे सवाल नहीं आ रहा, तो आप प्लीज़, आपको एक सजेशन देते हैं कि आप सवाल को बार बार पढ़िए, वैसे ही आपको सवाल समझ में आएगा। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सवाल, देखिए बेटा ध्यान से। ठीक है, पढ़िए सवाल ध्यान से और फिर आंसर कीजिए जल्दी से, खुद से लगाइए बेटा, ठीक है ना, कोशिश कीजिए, फिर हम बात करते हैं। चलिए बेटा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कह रहा है किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपए है। अच्छा, किस राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपए होगा। ऐसी कौन सी राशि है जिसका 2 वर्षों में 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 रुपए होगा, वो राशि बतानी है आपको। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल इजी मेथड आपको पढ़ा रहे हैं बेटा, है ना, आप खुद से समझ रहे होंगे। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप अनुमान लगा लेंगे हम आपको किस तरह से पढ़ा रहे हैं। देखो बेटा, इसने आपसे धनराशि पूछी है, मूलधन पूछा है, इसने आपको टाइम इस सवाल में दे ही रखा है, टाइम दे ही रखा बेटा, इसने आपको यहाँ दर भी दे दी है 5% वार्षिक। ये सारी चीज़ें सवाल में ही हैं, ये सब तो सवाल में दे ही रखा है। ठीक है बेटा, दूसरी चीज़ जो आपको दे रखी है वो है बेटा अंतर दिया है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का 20 रुपये। कितना बेटा? 20 रुपये। ठीक बेटा, अब आपसे धनराशि पूछ रहा है। आप जो कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से समझिए बेटा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी रहेगा। देखो ध्यान से, दर बताओ बेटा कितनी है, तो आपको सर दर इसने 5% दी है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में एक अंतर आप समझते होंगे बेटा कि साधारण ब्याज जो होता है वो प्रतिवर्ष कैसा लगता है, समान। अगर इस वर्ष 5 रुपए लगा तो नेक्स्ट ईयर भी 5 रुपए लगेगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज एक वर्ष तो मूलधन पे लगेगा और अगली वर्ष मूलधन पर लगेगा और प्लस पिछले वाले वर्ष में जो ब्याज आया था ना उस पर भी लगेगा। ठीक है ना बेटा, तो यही है। देखिए ध्यान से, अगर इस दर को, जो दर ये 5% दी है ना बेटा, इसे अगर हम साधारण ब्याज में बदलें, 2 कंडीशन,
एक तो बेटा साधारण ब्याज और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। इसे हम अगर 5% वार्षिक को 2 वर्ष में चेंज करते हैं साधारण में, तो 1 वर्ष में 5, तो 2 वर्ष में 5 दूनी 10 रुपए बनेगा। ये ब्याज की दर 10% बन जाएगी। लेकिन यही ब्याज दर बेटा अगर इसे कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज करते हैं, ठीक है, CI में चेंज करते हैं, तो 5 दूनी 10 ये कर देना और दशमलव लगाना और इस 5 का स्क्वायर और पीछे लिख देना, बस यही बनेगी। जो ब्याज दर साधारण ब्याज पे 10% बनेगी 2 साल में, वो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पर ये 10.25% बनेगी। ये साधारण ब्याज है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। अब आप देखो बेटा यहाँ कितने का अंतर, तो आप कहोगे सर ये 0.25% का अंतर हो गया, बस यही है। आपको कुछ करना, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिख दिए बेटा। आपको अगर कभी अंतर का सवाल है तो आप सीधे 5 का वर्ग लिख दो, 0.25 उसके बराबर 20 लिख दो। 0.25 इज इक्वल टू, अंतर 0.25% का है और बेटा 20 रुपए का अंतर है। 0.25% की वैल्यू अगर 20 है, आपसे पूछ रहा है मूलधन 100% की वैल्यू बताइए बेटा, तो आप कहोगे सर 20 गुणे 100 बटे 0.25 यही ना बेटा। डेसिमल हटाओगे आप, दशमलव हटा दो, यहाँ से 2 जीरो ऊपर बढ़ा देते हैं, कैंसिल कर दो बेटा। 2500 को 100, 400 हो गया, 4 दूनी 8, 000 बेटा। ये हो गया आपका मूलधन, 8000 रुपये आपका मूलधन। इतनी सी कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है ना। सीधे सॉल्व कर सकते हैं, कोई जरूर नहीं, ये आपको हमने समझा दिया बेटा। आप क्या करते, 5% वार्षिक ब्याज की दर है तो और अंतर दिया है तो 5 का वर्ग करो बेटा, 0.25 बराबर 20 100 बराबर बता दो बेटा, ठीक है, 100 बराबर बता दो। इतनी सी कैलकुलेशन है, 100 बराबर 8000, ठीक है। ये करना था आपको, कुछ नहीं करना भाई, ठीक बेटा। चलिए आ गया होगा समझ में, ठीक है बेटा। आप अगर चैनल पर नए हैं बेटा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से ये है बस कि थोड़ा सा हौसला मिलता है, थोड़ी सी ताकत मिलती है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, ठीक है ना, बाकी और कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। पैसे लग नहीं रहे हैं आपको लाइक और शेयर करने के, ठीक है बेटा, तो इतना तो कर ही सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा। क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए फिर आंसर कीजिए। जल्दी से पढ़िए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जल्दी से पढ़ो और आंसर करो, ठीक है। देखिए बेटा हम भी पढ़ते हैं सवाल को। सवाल कह रहा है निश्चित धनराशि 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है। इस धनराशि पर समान दर से तथा समान अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। अभी आपको पिछला कॉन्सेप्ट बताया बेटा, सेम है, बिल्कुल इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है, तो साधारण ब्याज कितना होगा। इतनी सी बात तो है ना। देखिए बेटा इजी है, आराम समझिए। हमें दर से मतलब है समय दे रखा है इसने 2 वर्ष, दर है बेटा 5%। अभी आपको समझाए थे बेटा, आप इस 5% को 2 साल में साधारण ब्याज में बदलिए बेटा, ऐसा ही बदलिए, तो आपको सर 2 वर्ष है, 5 दूनी 10% बन जाएगी, ये 10% बन गई बेटा। अब आपसे कहें बेटा इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज करो, 5% को कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज करो, तो आपको सर 5 दूनी 10 हो जाएगा और इस 5 का वर्ग और लिख दो, बस यही होता है बेटा। लो बेटा हो गया सवाल। अगर अब सवाल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है बेटा, और यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 10.25, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 10%, इसका मतलब 10.25%, 10.25% की वैल्यू 328 रुपये है बेटा, 328 रुपये है। तो फिर आपसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज बताओ, तो साधारण ब्याज बेटा कितना है 10%, तो आप 10% की वैल्यू बता दो, बात खत्म हो गई बेटा। इसमें कुछ है ही नहीं, मैथ बहुत आसान है, केवल और केवल जरूरत है सिर्फ और सिर्फ आपको समझने की। बस बेटा सॉल्व करो, दशमलव हटाओ, यहाँ से देखो ये हो गया बेटा, काट देते हैं। 25 को 100 हो गया, 25 सेकंड 25 से काट दो 40 हो गया बेटा, ठीक है। ये 8 बार में कट गया, 8 चौको 32, 320 रुपये, 320 रुपये आपका आंसर, 320 रुपये आपका आंसर बेटा,
ठीक है ना, आ रहा होगा समझ में। अगर आपको प्लीज़, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है। अगर आप हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़, वो ज़रूरत है हमें आपकी कमेंट की। आप कमेंट कर दो कि सर आप थोड़ा सा इम्प्रूव यहाँ करना है आपको, या थोड़ा सा सर ये चीज़ें चेंज कर दो। जैसे कल किसी ने कमेंट किया था सर वाई लैंग्वेज कर लो, है ना, तो दोनों भाषा में, हिंदी और इंग्लिश दोनों, तो कोशिश की कि इस बार जो सवाल है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर दिए बेटा, ठीक है ना। तो ये आप बताएंगे हमें, हम उस हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहेंगे बेटा आपके अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए, आपको ध्यान से सवाल पढ़ना है बेटा, ठीक, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बाकी फिर सवालों में कुछ नहीं होता। सवाल पढ़िए बेटा ध्यान से। देखिए सवाल कह रहा है बेटा, पढ़ रहा हूं मैं भी, आप भी पढ़िए ध्यान से। सवाल कह रहा है किसी विद्यालय के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 10,000 रुपये है, ठीक है। 20 अध्यापकों का औसत वेतन 12,000 है, जबकि अन्य जो अध्यापक नहीं हैं, अध्यापक नहीं हैं का औसत 5,000 है। उन कर्मचारियों की संख्या क्या होगी जो अध्यापक नहीं हैं, ये पूछा है, ठीक है बेटा। इस सवाल को हम आपको कई सारे तरीके से करवा सकते हैं, कर तो सारे सवाल सकते हैं, जितने भी सवाल हम आपको बताएं, आपको बहुत सारे मेथड से बता सकते हैं, ठीक है ना। और कोशिश कीजिए इसे, हम आप लगातार एलिगेशन से कर सकते हैं सवाल को। चलिए पहले तो इसी से बता देते हैं आपको कि आप कैसे कर सकते हैं। देखो बेटा, एक तरफ तो शिक्षक हैं, शिक्षक हैं बेटा, शिक्षक हैं, और दूसरी तरफ अध्यापक नहीं है, शिक्षक नहीं वाले, दूसरी तरफ बेटा शिक्षक नहीं है, ठीक है ना। यही दो कंडीशन है बेटा, एक तरफ शिक्षक है और एक तरफ शिक्षक नहीं है। जो शिक्षक है ना बेटा, उनका वेतन है 12,000, शिक्षकों का वेतन है 12,000, और जो शिक्षक नहीं है उनका वेतन है बेटा 5,000, जबकि टोटल कर्मचारियों का वेतन है बेटा 10,000। टोटल कर्मचारियों का वेतन कितना बेटा? 10,000। बस ये है, एलिगेशन कर दीजिए बेटा, यहाँ से माइनस कीजिए, माइनस करोगे बेटा 2,000 बचा, 2,000 आ गया, यहाँ से माइनस कीजिए बेटा तो आप कहोगे सर ये 5,000 बचा, 5,000 बचा। अनुपात देखोगे बेटा तो आप कहोगे सर अगर 5 शिक्षक होंगे तो जो कर्मचारी शिक्षक नहीं हैं वो 2 होंगे, शिक्षक होंगे 5 तो शिक्षक नहीं होंगे 2। सवाल में आपको दे रखे हैं बेटा शिक्षक, कितने शिक्षक हैं, तो आप कहें सर शिक्षक दे रखे हैं उसमें 20, शिक्षक 20 हैं बेटा, 20 शिक्षक हैं, माने 5 बराबर 20, कितने गुना हुआ बेटा? 4 गुना, 5 चौको 20, तो इसे भी आप 4 गुना कर दो बेटा, कितना हो गया? 8 कर्मचारी हैं। कितने हो गए? जो शिक्षक नहीं हैं ऐसे 8 कर्मचारी हैं। आ गया बेटा समझ में? चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं आपका, लगातार इम्पोर्टेंट है आपका भविष्य बेटा, ठीक है ना, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जरा लगातार जरा जल्दी जल्दी से करवाते हैं आपको, ठीक बेटा। अगला सवाल पढ़िए ध्यान से और फिर आंसर कीजिए, ये समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़िए बेटा ध्यान से, फिर आंसर कीजिए। अगला सवाल, ठीक है, इजी है, फिर से सारे इजी सवाल हैं बस, और पूरी कोशिश है बेटा कि जो ये सवाल आप पढ़ के जाओगे तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी कि आगे जो एग्ज़ाम होगा एसएससी का, उनमें से इस तरह के प्रश्न की पूरी संभावना है कि ऐसा सवाल पूछे आपसे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, कह रहा है 200 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 17:3 है। यदि कुछ दूध और मिलाए जाने पर अनुपात 7:1 हो जाता है, मिलाए गए दूध की मात्रा कितनी है? ठीक बेटा, कह रहा है कि कोई मिश्रण है, उसमें 200 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है ना, और उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना? 17:3 है। उसमें कुछ दूध और डाल दिया तो ये अनुपात जो है ना दूध और पानी का वो 7 और 1 हो गया। तो बताओ कितना दूध और डाला गया, ये बताना है आपको, ठीक है बेटा। देखो बेटा, एक तरफ तो दूध है, ठीक है, ये दूध, और दूसरा है बेटा क्या? पानी, दूध और पानी। प्रारंभ में दूध और पानी का अनुपात क्या है? तो आप कहोगे सर ये 17:3 दिया इसने। प्रारंभ में दूध और पानी का अनुपात बेटा 17:3 है, ठीक है ना।
अब सवाल करा इसमें कितना दूध, यानी कुछ दूध और डाल दिया गया, तो चलिए दूध डाल दिया गया, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, बोले तब अनुपात हो जाएगा 7:1। तब अनुपात क्या हो गया बेटा, 7:1 हो गया। अब आप समझ रहे हैं, एक बात हमें बताइए बेटा आप ध्यान से, दूध और पानी का पहले अनुपात क्या था, 17:3, ठीक है ना। ये दूध और पानी का बाद में अनुपात क्या हुआ, 7:1। ऐसा कब हुआ 7:1, तो आप कहोगे सर ऐसा तब बोला सवाल में जब दूध मिला दिया जाए, ठीक है ना, दूध मिला दिया जाए। अच्छा दूध मिला दिया जाए हमें समझ में आ गया, पानी 3 से 1 पानी क्यों बदल रहा भाई, दूध मिलाया गया, दूध में चेंज होना चाहिए, लेकिन पानी क्यों बदल गया। तो आप कह सकते हैं ये बात सोचने वाली बात है, सर दूध चेंज करना था, पानी को तो चेंज करना नहीं था, तो पानी को चेंज नहीं करना था तो पानी गलत चेंज हो गया, तो हम क्या करते हैं बेटा, पानी को सेम कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे 3 से गुणा कर दो बेटा, ये 3 ये भी 3 हो गया, तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गए कितना दूध बेटा, 21 दूध हो गया, और पानी हो गया बेटा 3। अब पानी सेम हो गया बेटा, कोई दिक्कत किसी को, पहले दूध और पानी का अनुपात ये, बाद में दूध पानी का अनुपात ये हो गया, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, प्रारंभ में दूध है 17 यूनिट और पानी है 3 यूनिट, टोटल मिश्रण कितना बना, तो आप कहोगे सर टोटल मिश्रण बना सर 20 यूनिट, टोटल 20 यूनिट बन गया सर, सही है ना। और टोटल दिया कितना है सवाल में, तो आपको सर टोटल उसने तो दे रखा था 200 लीटर, तो आपको सर 20 यूनिट की वैल्यू 200 लीटर है, इसका मतलब 1 यूनिट का मान, सर 1 यूनिट का मान 10 लीटर हो गया, 1 यूनिट बराबर 10 लीटर हो गया, सही बेटा। अब देखो पानी तो सेम रहा, दूध देखो पहले कितना था 17 यूनिट, अब दूध कितना है 21 यूनिट, दूध कितना बढ़ गया, तो आपको सर 4 यूनिट प्लस हो गया, तो 4 यूनिट का मान कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 10 गुणे 4 कर दो, 40 लीटर हो गया, 40 लीटर हो गया बेटा, 40 लीटर हो गया। बताइए कोई दिक्कत हो तो, बिल्कुल इजी है, आपको लग रहा हो ना मैथ कितना इजी है ना, मैथ ऐसा ही है बेटा, समझ रहे हैं ना, मैथ बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है, थोड़ी सी मेहनत करनी है हमें बस, ठीक है ना, थोड़ा सा खुद पे फोकस कीजिए बेटा, बस जॉब अगर मिल गई तो सारे सपने आपके पूरे होंगे, माँ बाप बहुत उम्मीद रखते हैं आपसे, है ना, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट बेटा सवाल पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़िए सवाल और उसके बाद बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, कह रहा है दो संख्याओं का मासा 15 है और लासा 450 है, इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं, इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं, ठीक है बेटा। चलिए तो एक बात हम आपको पहले समझा दें फिर सवाल पे आते हैं। जैसे मान लो हमने बेटा संख्या ले ली, एक सपोजर संख्या हमने ले ली बेटा, चलिए एक संख्या ले लेते हैं 12, ठीक है ना, और एक संख्या ले ली 16, ये दो संख्या ले ली। हम आपसे कहें आप इन संख्याओं को फैक्टर करो, तो आप कहोगे सर 3 दूनी 6 दूनी 12, और इसके लिखोगे आप तो क्या कहोगे सर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। आपसे कहें आप इनका बेटा एचसीएफ बताओ, मासा बता दो, ठीक है बेटा, आपसे कहें आप इनका मासा बता दो, तो आप कहोगे सर मासा तो वही आता जो कॉमन फैक्टर हो, तो ये वाले कट गए बेटा, माने ये वाले हमने ले लिए, तो मासा आप कह सकते हैं सर मासा 4 हो गया, ठीक है ना। अब मासा के बाद मासा क्या हो गया, तो आप कह सकते हैं सर मासा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, माने दोनों संख्याओं का बड़े से बड़ा फैक्टर है जो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। अच्छा मासा हटाने के बाद, मासा लेने के बाद यहाँ बेटा क्या बच गया, तो सर कहोगे सर यहाँ तो 3 बच गया, अच्छा यहाँ क्या बच गया ये, तो आप कहोगे सर ये तो 4 बच गया। इसका मतलब मासा तो कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर को छोड़ दें, कॉमन फैक्टर को छोड़ दें तो जो बच गए ना ये भी तो फैक्टर हैं, लेकिन ये दोनों संख्याओं के ऐसे फैक्टर हैं जो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना बेटा, यही तो। चलिए तो अगर आप ये बात समझ गए, अब हम आपसे कहें अब आप एक बार बेटा एलसीएम बता दो, एलसीएम बता दो। कॉमन वाले आप समझ गए कि कॉमन वाला तो मासा हो गया, जो बचे वो ये है बेटा, यही अनुपात होता है, कभी कभी अनुपात बोलता है ना,
तो ये संख्या 3 हो गई तो इसका 4 हो गया। तो यही अनुपात बोलते हैं, क्योंकि इनमें कॉमन नहीं होती, ये फैक्टर होते हैं। एक संख्या का फैक्टर ये है, एक संख्या का फैक्टर ये, और 4 ऐसा फैक्टर है जो दोनों का फैक्टर है। तो इसके साथ भी 4 लिख दोगे, 4 तिया 12 संख्या हो जाएगी, इसके साथ भी 4 लिख दोगे, 4 चौको 16 संख्या हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये हमने ये फैक्टर होते हैं बेटा जो कॉमन नहीं होते। अच्छा, अगर आपसे कहें अब आप एलसीएम बताओ बेटा, तो आप कहोगे सर एक तो पहले मासा ले लो 4, क्योंकि कॉमन वाले तो लेते ही हैं। इसके बाद यहाँ क्या बचा था 3, और इसके बाद यहाँ क्या बचा था 4, तो मासा कॉमन फैक्टर आ गया। और उसके बाद जो कॉमन नहीं थे वो भी लेने होते हैं, बस गुणा कर दो, 4 चौको 16 3 48, मासा आ गया बेटा कितना 48। तो अगर मासा लेना हो तो लासा लेना हो तो आप मासा ले लो, और जो अनुपात हैं जिनमें कॉमन कुछ नहीं होता है हमें वो भी लेने होते हैं। ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बस इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल करते हैं, देखो ध्यान से। देखो सवाल में कह रहा बेटा मासा जो है, मासा HCF जो है बेटा वो है 15, और लासा जिसे हम कह रहे हैं माने एलसीएम ये बेटा 450। एलसीएम दिया बेटा 450, ठीक है ना, 450। ठीक बेटा, चलिए अब आप इस बात को समझिए। अभी जो हम आपसे पीछे कह रहे थे कि मासा लेने के बाद जो बच जाते हैं ना उनमें वही अनुपात होता ना, तो वो अनुपात हमने मान लिए AB। आप मेरी बात ध्यान समझना, वो जो 3 4 वो सब वहाँ रह रहे थे ना, वही 3 4 ये माने। अब हम आपसे कहें कि आप बेटा लासा बताओ, तो आप कहोगे सर इस मासा का जो गुणा है ना, मासा तो दोनों में कॉमन है, मासा का गुणा इन दोनों में कर दो, ये अनुपात है, ये सहभाज्य संख्या है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है सर, इनमें कर दो, बस यही लासा होता है। और लासा आपको दे रखा बेटा 450। यहाँ से आप कैंसिल आउट करो बेटा, तो आप कहोगे सर ये 30 आ गया। A इंटू बी की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। अब आप हमें एक बात बताओ बेटा, हम आपसे कह रहे हैं ए बी क्या है, तो आपको सर ए बी है तो फैक्टर, लेकिन ऐसे फैक्टर हैं जिनमें कोई संख्या कॉमन नहीं है, इसीलिए तो अनुपात रह गए, इसीलिए तो ये बच गए थे, नहीं तो मासा में ये ले नहीं आते, मासा में ये लिए जाते फिर, क्योंकि मासा कॉमन फैक्टर होता है। तो मासा में ये क्यों नहीं लिए गए, क्योंकि इनमें कोई कॉमन नहीं है। चलिए, तो अब आपको क्या करना है, ऐसी संख्याएं सोच के लिखो बेटा जल्दी जल्दी से जिनका गुणनफल तो आए 30 लेकिन उनमें कॉमन कुछ ना हो। तो आप कहोगे सर एक तो यही लिख दो 1 गुणा 30, दूसरा आप कहोगे सर दूसरा लिख दो 2 और 15, इनमें देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, गुणनफल तो 30 ही है। फिर आप कहोगे सर एक 3 गुणा लिख दो 3 गुणा 10, देखो बेटा 10 या 30, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है। फिर आप कहोगे सर 5 और 6 लिख दो, देखो इनमें भी कुछ कॉमन नहीं, गुणनफल तो 30 ही है, ये लिख सकते हैं ना आप। बस बेटा यही आपका आंसर, 4 जोड़े बनेंगे, 1 2 3 4 युग्म आपसे पूछ रहा है, 4 युग्म बनेंगे बेटा, ये आपका आंसर हो गया 4 युग्म। ठीक है ना, इसके 4 जोड़े बनेंगे बेटा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट बेटा, अगला सवाल देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आ गया होगा समझ में आपको, दोबारा से देख लीजिए वीडियो को। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, ध्यान से देखिए बेटा। ये पूरे चांस से बेटा इस तरह के सवाल आगे जब आप एग्जाम देने जाएं तो इस तरह के सवाल पूछा जाना बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, संभावना है इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएं। ठीक है ना। चलिए बेटा अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। किसी बेलन का वक्रपृष्ठ 1320 वर्ग मीटर तथा उसकी त्रिज्या 14 मीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। ठीक है, एक बेलन है बेटा, ठीक है, एक सिलेंडर है, बेलन है, उसका वक्रपृष्ठ दिया है, बेलन का वक्रपृष्ठ दिया है 1320 मीटर स्क्वायर, ये वक्रपृष्ठ दिया है। आपसे पूछ रहा है उसका आयतन बताइए, आयतन बताइए, है ना बेटा, यही पूछा ना। बिल्कुल, एक चीज और आपको दे रखी है, रेडियस दे रखी बेटा, आर दे रखी है हमें कितनी 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर। चलिए रेडियस दे रखी बेटा, ठीक है ना। अब आप ध्यान से समझिए, आप क्या करेंगे, वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से ऊंचाई निकालोगे, फिर ऊंचाई निकालने के बाद तब आयतन में रखोगे। आयतन आपको पता है बेटा पाई r स्क्वायर h होता है।
पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ हमें पाई चाहिए, लिख देंगे, आर पता है आपको, एच आपको चाहिए, एच यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो अब आप एक काम भी कर सकते हैं बेटा कि आप एच ना निकालें, सीधे निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो देखो बेटा, ये क्या दिया, वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ क्या होता है बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वक्रपृष्ठ। ध्यान से समझना बेटा, ये वक्रपृष्ठ होता है, ठीक है, सॉरी 2 पाई आर एच, ये वक्रपृष्ठ होता है बेटा 2 पाई आर एच, ठीक है ना बेटा। हमें चाहिए क्या, पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू चाहिए। कैसे कर सकते हैं पता है आपको बेटा, अगर हमें इस वक्रपृष्ठ को आयतन में चेंज करना है, ये वक्रपृष्ठ है, इसे कैसे हम पाई आर स्क्वायर बना सकते हैं। तो आप कह सकते हैं सर इसमें 2 से भाग कर दो, 2 से भाग कर दो और त्रिज्या से गुणा कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर का गुणा हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। बस कुछ नहीं करना आपको, ये वक्रपृष्ठ है बेटा, देखो ये है 1320, त्रिज्या कितनी है 14 और ये है 2 बेटा। बस कर दो कैंसिल बेटा, ये 7 से कर दो बेटा, 7 दूनी 14 4 हासिल लगा, 7 21 22 की 2 हासिल लगा, 2 7 1 7 2 9, 9240 मीटर क्यूब हो गया बेटा, मीटर क्यूब हो गया। बस हो गया आंसर, कुछ नहीं करना, त्रिज्या नहीं निकालनी आपको। इतनी सी बात आपको समझनी है कि क्या करना होता है, कभी आयतन हो तो वक्रपृष्ठ में 2 पाई आर एच वक्रपृष्ठ है बेटा, वक्रपृष्ठ में आधा कर दो, त्रिज्या से गुणा कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, आर का गुणा हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बन जाएगा। ये इतनी सी बात समझनी, कहाँ एच निकालने की आवश्यकता ही नहीं, हमें एच निकालते नहीं कभी, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे मेरी बात। चलिए बेटा थोड़ी सी कोशिश करते रहिए आप, बराबर अच्छे से आपको मैथ समझ में आएगा, और बहुत ज़बरदस्त जितने भी सेशन लिए आप देखते रहिए, आगे भी देखिए प्लीज़, ठीक है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, बराबर देखिए बेटा, बहुत मस्त होने वाला है, बहुत अच्छा मैथ करवाएं आपको, कन्फर्म है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा, और ये सेशन का अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए फिर आंसर कीजिए बेटा, ठीक है ना। देखिए कह रहा है, एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के 4 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक त्रुटिपूर्ण उत्तर का 1 अंक काट लिया जाता है। यदि परीक्षार्थी ने 75 प्रश्न हल किए हैं तथा उसे 125 अंक प्राप्त हुए हों तो उसने कितने उत्तर ठीक थे, उसके कितने उत्तर ठीक थे। अच्छा ऐसा बोला है, चलिए तो क्या दिक्कत है, देखो आप एलिगेशन से कर लो बेटा, हम आपको सेकंड मेथड भी बता देते हैं, आप जैसे चाहो वैसे। एक तरफ तो बेटा लिखो सही प्रश्न, ठीक है ना, एक तरफ लिख दो गलत प्रश्न, इतनी सी बात है। टोटल प्रश्न उसने कितने अटेंड किए हैं, तो 75 अटेंड किए बेटा। 75 प्रश्न अगर उसने अटेंड किए हैं, 75 अटेंड किए, अगर मान लेते हैं बेटा कि सबके सब सही हो गए, तो 75 सबके सब सही हो गए तो कितने नंबर मिल जाएंगे, तो आप कहोगे सर एक सही पर 4 अंक मिलते हैं, 75 सही पर 300 अंक हो गए, ठीक है। अगर सबके सब गलत हो जाते, तो आप कहोगे सर 1 नंबर माइनस होता, तो इसका मतलब 75 अंक माइनस में हो जाता वो। अब ना तो उसे 300 मिले हैं और ना वो 75 माइनस में हुआ है, उसे कितने प्राप्त हुए हैं, 125 बेटा, 125 प्राप्त हुए हैं। एलिगेशन से कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना, बस माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस करोगे बेटा 175, ठीक है। इन्हें जब आप माइनस करोगे बेटा, तो ये माइनस करोगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, तो कितने हो जाए, तो आप कहोगे सर 75 और 125 हो गए 200, ये हो गए 200, बस काट देते बेटा, 25 अट्ठे 200 और 25 सत्ते 175, ठीक है बेटा। 8 प्रश्न सही किए हैं, 7 प्रश्न गलत किए हैं, टोटल 15 प्रश्न अटेंड किए उसने। सवाल में है प्रश्न कितने बेटा, तो 75 प्रश्न है, 15 पंचे 75, 5 गुना प्रश्न है, हमसे 5 गुना है, तो आपसे पूछ रहा है कितने प्रश्न उसने ठीक किए हैं, तो 8 से 5 गुना कर दो बेटा, 40 प्रश्न उसने सही किए हैं, ये 40 आपका सही आंसर है बेटा, हो गया। कुछ भी नहीं है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है बेटा, कुछ भी नहीं है खास, बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है, अर्थमेटिक्स बहुत आसान है। अगर आप नंबर सिस्टम स्टार्ट से पढ़े होंगे कहीं भी, अगर आपने वो टॉपिक ठीक कर लिया होगा बेटा, तो फिर बड़ा आसान है, ठीक।
ठीक है बेटा। चलिए, तो अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए, ठीक है। अगर थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए, जो भी है वो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक बेटा। चलिए, थैंक यू।